बाकी आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंशुल जैन सर मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। जैन साहब से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज पहले तो फेस्टिविटीज का ऑनसेट शुरू हो रहा है, यहाँ से अब एक हफ्ता ही रह गया है सारे त्योहारों में, सो उसकी शुभकामनाएं। और दूसरा मार्केट्स को लेकर कोई व्यू, क्योंकि बाजार आज तो बिल्कुल गैप डाउन शुरुआत हुई, वीकेंड पे काफी हल्ला था, लेकिन बहुत कोई फियास्को नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज्यादा है। आप कैसे देख रहे हो? सर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में, कंसोलिडेशन टू बुलिश मोड में। मैं बेरिश नहीं हूं ना था। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि हर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ना चाहूंगा, हर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करूंगा। सुबह से एक बार कॉल में हम लोग पैसा निकाल चुके हैं, दूसरी बार अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर इसी प्राइस के आसपास हमने बाई दिया हुआ है। स्टॉप लॉस भी कटता है तो कॉल का प्रॉफिट जाएगा, घर से कुछ नहीं जाएगा। बट मैं शॉर्ट साइड नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग साइड ही ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आज का डे आई निकलता है बैंक निफ्टी पे तो फिर 200-250 पॉइंट की और अपमूव आपको आराम से मिल जाएगी। तो अगर डे आई का ब्रेकआउट मिलता है तो लॉन्ग प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, और निफ्टी बैंक, क्योंकि आज पीएसयू बैंक का सहारा तो है, लेकिन निफ्टी बैंक नहीं सपोर्ट कर रहा, यहाँ क्या करें? एग्जैक्टली सर, निफ्टी बैंक ही बोल रहा हूँ। अगर डे हाई निकलता है तो 200 से 250 पॉइंट की यहाँ मूव आएगी और इसी की बदौलत निफ्टी चलेगी। तो आपको निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी पे फोकस करना है, क्योंकि मूव आना है तो वहीं से आएगी। मूव नहीं आना है, मार्केट को साइडवेज रहना है, तो भी बैंक निफ्टी की वजह से रहेगी। डे हाई आज का है 56,683। आप 56,700 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। 56,700 अगर आज निकल गया लेटर हाफ में 2:30 के आसपास लास्ट एक घंटे में, तो आप मान के चलिए कि 57,000 तक की रैली आराम से बन जाएगी। ओके, तो अगर 56,600 700 के जोन्स को निकलता है तो आगे बाजार में तेजी शायद थोड़ी और एक्सटेंड हो, लेकिन हाँ, जो कंडीशनल बाय अभी मार्केट में आप देखिएगा। अब सीधे सवाल जो आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं दर्शकों के सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी जैन साहब से किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाह रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पर भी कमेंट के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीधे सीधे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा मेंबरशिप के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 3 तरह की मेंबरशिप आपकी स्क्रीन पर है, जिनमें आप ज्वाइन करिए और सीधे सीधे किसी भी हमारे जानकार से सवाल आप पूछ सकते हैं अलग अलग शोज में। पहला सवाल पूछने के लिए साक्षी मित्तल जी का एक सवाल आया है। उनका सवाल यह है कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में क्या हो रहा है, यहाँ पर सेलिंग ड्राई अप हो रही है या और गिरावट आएगी, क्या करना चाहिए, काफी नीचे आ गया। ये सेलिंग में कोई वॉल्यूम नहीं है, तो मोस्ट लाइकली रिटेल इन्वेस्टर ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो ऑल टाइम हाई के आसपास से आनी चाहिए थी। तो कई बार ऑल टाइम हाई टच करके आती है, कई बार हल्के नीचे से आती है, कई बार उसको हल्का सा पार करके आती है। तीनों केस में अदानी पावर थोड़ा ऊपर निकल के आया, इसमें थोड़े नीचे से आ गई। इस पूरे सेल ऑफ में कोई वॉल्यूम नहीं है, तो मेरे लिए कोई कॉज ऑफ कंसर्न एज सच है नहीं। वैसे भी ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, एसआईपी करके छोड़ दीजिए, धीरे धीरे करके 700 रुपए निकल जाएगा। तो बहुत ज्यादा कोई कंसर्निंग नंबर तो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आपके लिए राय है कि आप बने रह सकते हैं, ज्यादा बेटर है। एक सवाल आया है यूनाइटेड स्पिरिट पे, डॉक्टर ताबिश साहब पूछ रहे हैं कि करंट जोन पे बाय कर सकते हैं क्या 1 महीने के नजरिए से। इंटरेस्टिंग है, डॉक्टर साहब हैं और यूनाइटेड स्पिरिट्स पे सवाल पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए जैन साहब? तो काफी इंटरेस्टिंग जवाब भी आपको लगेगा कि जैन साहब हैं और बाई बोल रहे हैं। वो अगला मेरा लाइन यही होने वाला था, आप बोलते तो सही, मैं उसी का वेट कर रहा था। नहीं, मेरे को भी पता था कि अब आप कहाँ पकड़ेंगे, इतना तो एक्सपीरियंस अब इस ब्रेकआउट का भी हो गया है। बताइए जैन साहब, क्या कैसे देख रहे हो? यूनाइटेड स्पिरिट रेंज में चल रहा है सर। रेंज का लोअर एंड समवेयर अराउंड 1287 1267 है, रेंज का अपर एंड 1364 है। 1364 निकलता है तो ट्रेड बनेगा 1498 तक। जब तक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, आपको आराम से शांति से होल्ड करना चाहिए। तो आप बने रहिए और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये अब अपने लोअर जोन के आसपास ही कामकाज कर रहा है, तो ऐसा कोई कंसर्न यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक सवाल आया है अदानी पोर्ट को लेकर, 1400 रुपए की दाम पर खरीदारी है, सो फार ये अभी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन इनका सवाल ये कब तक और इसे होल्ड करना है 15% गेन के लिए। सर 15% नहीं, अगर 1485 मिल गया तो फिर आपको लगभग 30-35% गेन भी मिल जाएगा, क्योंकि अपना हैंडल पैटर्न का हैंडल में अच्छा खासा बॉक्स बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट 1485 है। तो मैं तो वेट ही कर रहा हूँ 1485 निकले तो फिर ये 2000 की राह पकड़े। जैसे एकदम तेजी से अदानी पावर चला
उसी तरीके से 1485 निकलने के बाद ये चलेगा। तो मैं मतलब वॉच लिस्ट में है, 1485 निकलने के बाद हम बाई देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अदानी पावर में अदानी पोर्ट्स में बीइंग 3 लाख करोड़ मार्केट कैप, प्रीएम्प्टिव बाई थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छे चलते हैं। तो ब्रेकआउट अगर आया 1485 के ऊपर, अगर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम 95% श्योर कि आएगा, 5% मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर या एज इन व्हेन जब भी ब्रेकआउट आएगा 1485 के ऊपर, 2000 रुपए तक आराम से निकल जाएगा। तो उस समय अवधि को लंबा कर लीजिए और शांति से बैठे रहिए। ये ऑलमोस्ट डन वाला पैसा है, तो ऐसे ट्रेड्स बहुत कम होते हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए। तो आराम से आप बने रहिए 1485 के ऊपर। इसमें जैन साहब फर्दर कॉल देना शुरू करेंगे, लेकिन ये वैसे भी कंपनी सही है और सही दाम पर है, सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप बने रह सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक सवाल आया हुआ है SML इसूजू को लेके। कुमार साहब का सवाल है, ये इसमें नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। 3000 के आसपास जब जब आता है ये, तब तक एक स्पाइक आता है। जरा डॉक्टर साहब इसका 1 महीने का चार्ट लाइए, या वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन क्लियर कर पाएगा कि हर बार 3000 के आसपास आता है और एक स्पाइक आता है सीधा। सो क्या करें जैन साहब इसमें? सर आई वुड से इसको 1 महीने की जगह YTD कर देंगे तो ज्यादा अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये जो नीचे से ऊपर गया था, ये जो लास्ट मतलब पुल बैक के बाद हाईएस्ट हाई बनाया, वहां पे क्लियरली ATR एक्सटेंशन कैंडल्स दिखने लगी थी। और जब भी ATR एक्सटेंशन कैंडल्स दिखती हैं, प्राइमा फेसी एविडेंस आने लगता है कि शायद यहाँ पे बाइंग क्लाइमैक्स हो रहा है। और जैसे ही स्टॉक ने 3900 तोड़ा, इसमें बाइंग क्लाइमैक्स कंफर्म हो गया। अब उसके बाद पहला टारगेट ये कंप्लीट कर चुका है 3200 रुपए करीब का। दूसरा टारगेट करीब करीब 2000 से 2200 का बनता है। तो आफ्टर अ पुल बैक, अभी तो फिलहाल पुल बैक दिख रही है 3400 से 3500 रुपए तक। अगर ये लो वॉल्यूम पुल बैक रहा 3400 से 3500 के बीच में, तो फिर मोस्ट लाइकली ये नीचे में करीब करीब 2200 से 2000 की रेंज टेस्ट कर सकता है। तो 2200 से 2300 या 2000 की रेंज आ सकती है नीचे, अगर फर्दर एक्सटेंशन होता है बिकवाली का तो। लेकिन इसमें कॉर्पोरेट एक्शन भी सपोर्टिव है, तो उसका भी ध्यान रखिए कि महिंद्रा ग्रुप ने इसको एक्वायर किया है, और अब SML का नाम जो चेंज होना है उसमें भी आगे चल के ये बदलाव आने वाला है। तो ये एक्विजिशन की वजह से तेजी आई थी, जो अब थोड़ी सी कूल ऑफ होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा एक सवाल आया है अरिहंत योगी साहब का। पहले तो आपके प्रशंसक हैं, फैन हैं, पूछ रहे कि अंबुजा सीमेंट 540 रुपए के दाम पे लिया हुआ है, यहां क्या करें? और नीवा बूपा 82 रुपए के दाम पे लिया हुआ है, यहां क्या करें? सर अंबुजा सीमेंट तो यहाँ पे शांति से देखिए, ट्रेडिंग काउंटर नहीं है, इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो लॉस ही खाएंगे, क्योंकि मोमेंटम थोड़ा सा एराटिक रहता है और वॉल्यूम एक्टिविटी भी वैसी सपोर्टिव नहीं है कि कोई इसमें बढ़िया कॉल बनाया जा सके। तो इन्वेस्टिंग के लिए अगर रखें तो ऑल टाइम हाई आपको आराम से मिल जाएगा। इवेंचुअली जाना उसको 800-900 रुपए है, तो धीरे धीरे करके आप अगर चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेरे को इसी ग्रुप में ACC ज्यादा पसंद है, वो शायद ज्यादा जल्दी और ज्यादा स्ट्रांगली मूव कर ले, तो मेरे को ACC ज्यादा पसंद है। बट अगर आपके पास अंबुजा भी है तो जाना उसको ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन है, तो आउट ऑफ द टू शायद ACC आपको ज्यादा रिटर्न दे देगा, बट जाना दोनों को ऑल टाइम हाई है। और नीवा पूपा में सर फाइनली ब्रेकडाउन आ गया है 80 रुपीज का। आज अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है तो क्लियरली ये जाएगा पहले 72 और उसके बाद 68 तक। तो आपको सीमेंट में ACC अंबुजा ग्रुप से ज़्यादा बेटर लग रहा है। वैसे तो दोनों ही गोइंग फॉरवर्ड जाते हुए दिखाई पड़ेंगे नए हाई की तरफ, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो ACC एक अच्छा विकल्प हो सकता है कंपेरेटिवली। आशुतोष साहब का सवाल आया, इनके पास पूना वाला फिनकॉप के 550 रुपए के दाम पे खरीदे हुए शेयर हैं और कीरी इंडस्ट्रीज के 601 रुपए के दाम पे खरीदे हुए शेयर हैं, क्या करें इन दोनों में? सर कीरी इंडस्ट्री तो मेरे को वीक लग रहा है। नीचे में मतलब एक रेंज बनी है 692 ऊपर में और 505 नीचे में। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अर्निंग्स की वजह से जो भी अब डिसअपॉइंटेड अर्निंग रही हो या जो भी रही हो, इसमें 30 मई को मतलब 29 मई को ब्रेकआउट दिया था और 30 मई को एकदम वर्टिकली उसको फेल करते हुए नीचे आया है। तो रेंज का लोअर एंड 500-505 टेस्ट हो सकता है। पुल बैक जो आना था वो भी कंप्लीट हो गया और डाउन मूव आ रहा है। तो कीरी इंडस्ट्री नीचे लग रहा है 505 रुपए तक। और दूसरा स्टॉक इनका पूना वाला फिनकॉप, इसमें हमारे क्लाइंट्स भी लॉन्ग हो सकते हैं। मंडे 6 अक्टूबर को तो हमने इंटरडे प्रॉफिट कमा लिया था, उसके बाद से 5-6 दिन हो गए हैं साइडवेज कंसोलिडेशन में। जैसे 10-20 डे मूविंग एवरेज कैचअप करेगा, ये काउंटर नेक्स्ट लेग में 590 तक की मूव दे सकता है। ओवरऑल 800-850 रुपए लग रहा है मेरे को जाते हुए। ओके
इसके अलावा एक और सवाल आया हुआ है प्रदीप दिदवानिया साहब का, सुदर्शन केमिकल को लेकर। वो एंट्री लेने की बातचीत कर रहे हैं इसमें, क्या एंट्री लेनी चाहिए उन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फेल्ड ब्रेकआउट है और ब्रेकडाउन भी हो गया 1364 के नीचे। हाई लाइकली है कि 1210 1180 का रेट मिल सकता है। ओके। इसके अलावा अगला सवाल जो है वो ममता सिंह जी का है। इन्होंने पूछा है कि इंडिया ग्लाइकॉल 980 पे ले रखा है और ज्योति सीएनसी 990 रुपए पे ले रखा है। सो करना क्या चाहिए इन दोनों को? देखिए, ज्योति सीएनसी में कल वॉल्यूम था, मतलब फ्राइडे को वॉल्यूम था 9 मिलियन का, 3476% वॉल्यूम राइज। और आज सेल ऑफ है, लेकिन वॉल्यूम 50 डे एवरेज वॉल्यूम के बराबर है। तो जब तक इसका लो प्रोटेक्टेड है 900 रुपए का, आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। बाउंस बैक में 1086 जाने के टारगेट, 1086 जाने की पॉसिबिलिटी है। इंडिया ग्लाइकोल में आज ब्रेकआउट बन रहा है, 818% वॉल्यूम राइज है। ठीक ठाक मूव है, लेकिन रेजिस्टेंस जो था 999 उसको नहीं निकाल पाया। तो प्रोबेबली डे एंड तक वेट करेंगे। अगर 999 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर स्टॉक में लगभग 15-20% की और अपसाइड खुलेगी। तो क्लोजिंग तक देखिए, अगर 999 के नीचे क्लोज करता है तो फिर 1-2 दिन 4 दिन और अटेम्प्ट लगा सकता है। इन द फुल प्रोसेस अब 900 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। और दूसरा नाम जो इनका था वो था सीएनसी, ज्योति सीएनसी 990 पे खरीदा है, वहां पर तो ज्योति सीएनसी में सर कल 3476% वॉल्यूम राइज था। जब तक 900 प्रोटेक्टेड है 1086 का टारगेट मिल सकता है। लोहित चोपड़ा साहब के पास स्टार सीमेंट और लेमन ट्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज में वीकली एसआईपी हो रही है। क्या ये डिसीजन सही है इनका? बिल्कुल सही है सर, आराम से छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वीकली एसआईपी ठीक होती है क्या जैन साहब? मैं तो पहले करते ही था सर। रिलायंस जब 8 साल साइडवेज कंसोलिडेशन में था, तो मैं और मेरा फ्रेंड सर्किल पूरा वीकली एसआईपी करते थे, हर फ्राइडे रिलायंस खरीदना। इतना माल इकट्ठा हो गया था कि जब ब्रेकआउट बना उसमें काफी कायदे का पैसा हम लोग कमाए थे। तो वीकली एसआईपी इन अ गुड काउंटर बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में आप कर सकते हो, पीपीएल फार्मा में कर सकते हो। कब चलेंगे ये नहीं पता, लेकिन हर फ्राइडे अगर आप लेते जाते हो तो जब भी चलें एटलीस्ट आपके पास एक साइजेबल क्वांटिटी तो रहेगी। कमाल है जैन साहब, इतने बड़े एचएनआई हो आप, हर वीकली एसआईपी किए चले जा रहे हो। और तभी मैं कहूँ रिलायंस की इक्विटी इतनी छोटी कैसे होती चली जा रही धीरे धीरे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और एक और सवाल जो हमारे पास आया वो है बिट्टू कुमार साहब का। गोदरेज इंडस्ट्रीज इन्होंने 1100 के दाम पे लिया हुआ है, क्या इसमें बाउंस बैक की उम्मीद है? ये सर सामने आप लोग का कैमरा मेरी जेब भी देख लेता है क्या कितना पैसा है? नहीं नहीं सर, आपकी कैपेसिटी देख रहा हूं मैं। रिलायंस का वॉल्यूम ड्राई होता जा रहा है, रिटेल एचएनआईज उसमें बढ़ते जा रहे हैं, एसआईपी वीकली हो रही है, तो हमने भी कुछ कुछ बेंचमार्क लगा लिए कि ऐसा शायद हुआ होगा। एनीवेज बताइए। कैपेसिटी से याद आया सर, जीएमडीसी और एचटीबीएल और यूनाइटेड स्पिरिट का भी डिस्कशन हो गया है। खैर, गोदरेज इंडस्ट्री में फेल ब्रेकआउट है 1235 का, जिसके लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 1026 है, जो ऑलमोस्ट आज या कल में आ जाएगा। अब यहाँ से 1026 अगर टूटा तो 893, नहीं टूटा तो बाउंस बैक में 1150 और 1150 के बाद फिर 893। तो इवेंचुअली 893 आना है, बट 1026 पे क्या करता है इस पर डिपेंड करता है कि इसी लेग में आएगा या बाउंस बैक करके आएगा। एक और चीज जैन साहब, एक सवाल आया हुआ है कि पैसा लो डिजिटल में क्या करें। उन्होंने खरीदारी कर रखी है, खरीदना चाहते हैं नहीं बताया, लेकिन इसमें करना क्या चाहिए? ब्रेकआउट अगेन वही, कल फ्राइडे को ब्रेकआउट दिया, आज वापस से फेल कर रहा है। लेकिन जब तक 35 रुपए प्रोटेक्टेड है तब तक मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ। 35 के बाद मैं बेरिश हो जाऊंगा। जब तक 35 प्रोटेक्टेड है, 3 रुपए की रिस्क है, इतनी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो जब तक 35 प्रोटेक्टेड है होल्ड करके रखिए। और एक सर सुबह मॉर्निंग वाले शो में वो दिया था, क्या नाम, एचबीएल इंजीनियरिंग। एक बार अगर चार्ट लगा लेंगे तो एचबीएल इंजीनियरिंग सुबह कितने में दिया था? स्पाइक आया डे हाई पर, सुबह 9:38 पे 897 में बाई दिया था। अभी ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे हम आधा तो निकल चुके हैं और टारगेट के आसपास आ रहा है। तो जस्ट एन अपडेट कि टारगेट के आसपास आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहिएगा। ओके। एस्ट्रल लिमिटेड शिवम साहब ने 1626 रुपए के दाम पर खरीदारी कर रखी है
और एशियन पेंट 2378 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। ये दोनों कंपनियां क्लास कंपनियां और मतलब अमंग द बेस्ट रिटर्न देने वालों में रही हैं हिस्ट्री में। अब क्या किया जाए? सर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 6-8 महीना पकड़ लीजिए, आपको 2732 रुपए। अच्छा पहले एस्ट्रल कर लेते हैं। एस्ट्रल में आपका 1465 1550 ये रेजिस्टेंस जोन है, अगर निकलती है तो 1700 रुपए तक जा सकता है। आप आ जाएं एशियन पेंट्स पे। एशियन पेंट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 6-8 महीने 9 महीने पकड़ लीजिए, 2732 रुपए तक का टारगेट मिल जाएगा। 2570 का करके गैप पंक्चर हो चुका है, वापस नीचे आके लिक्विडिटी सपोर्ट 23 प्रोटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से अब अगला टारगेट 2732 खुलता है। 2732 निकलने के बाद फिर ऑल टाइम हाई आराम से आ जाएगा। तो एस्ट्रल तो नहीं पता, लेकिन एशियन पेंट्स ऑल टाइम हाई आ जाएगा, इसमें मेरे को कोई भी डाउट नहीं है। तो एशियन पेंट ऑल टाइम हाई हिट हो जाएगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। हाँ, एस्ट्रल के केस में आपको एक अलग रणनीति बताई गई है। प्रकाश शर्मा साहब ने टाटा एलेक्सी लिया था, इनके रिजल्ट तो खराब आए थे, तो अब इनका कहना ये कि टाटा टेक के रिजल्ट भी खराब आए हैं क्या? 709 पे इन्होंने टाटा टेक ले रखा है, टाटा एलेक्सी में ना कोई सवाल नहीं है, लेकिन टाटा एलेक्सी के रिजल्ट से इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं। क्या किया जाए? सर आने को तो आ ही सकते हैं, नहीं आने को नहीं भी आ सकते, क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट ठीक ही ठाक आए थे। तो अगर टीसीएस ने ठीक ठाक दिए हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बाकी कंपनियों के भी ठीक ठाक ही आएंगे। तो रिजल्ट इसका कब है? रिजल्ट भी आने ही वाला है, 17 अक्टूबर को आने वाला है। तो बेटर है कि रिजल्ट देख लीजिए क्या आ रहा है। मैं तो अपनी पूरी होल्डिंग रखे हुए हूँ, मेरे को कोई जल्दी नहीं है बेचने की। तो आई एम होल्डिंग माई फुल पोजीशन। तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की कोई सलाह नहीं है, मेरे हिसाब से रिजल्ट ठीक ठाक आने चाहिए। तो रिजल्ट ठीक आने चाहिए, ये आपको एक राय दी गई है खासतौर से। वैसे भी सर इन्फ्रेंस है, भी हो सकता है फिर तो केपीआईटी भी शॉर्ट हो सकता है कि टाटा एलेक्सी के नंबर कमजोर आए, कुछ और वजह भी हो सकती है। सो एक बार नंबर आने दीजिए, उसके बाद ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तरुण सागर साहब के पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर हैं 117 रुपए के दाम पे। अब वो पूछ रहे हैं क्या इसको होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए, या इसमें से स्विच करके रिलायंस या लेमन ट्री ले लें? तो देखिए इस स्टॉक में बेस बन रहा है। बेस कब तक बनेगा? पीजीईएल ने 10 साल बेस बनाया था, आईटीसी होटल ने 10 हफ्ते भी नहीं लगाए बेस बनाने में। तो बेस कब तक बनेगा ये कहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट शॉर्ट टर्म जब तक 118 नहीं पार करता है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम नहीं बनेगा, और 137 पार नहीं करता है, तब तक आईपीओ बेस नहीं कंफर्म होगा। तो दोनों केस में शॉर्ट टर्म भी प्ले करना है तो 118 निकलना जरूरी है, और आईपीओ बेस प्ले करना है तो 137 के ऊपर। तो और ये वो काउंटर नहीं है जहां लॉस बुक करना चाहिए। तो अगर कहीं बाउंस बैक मिलता है तो उस पर एक बार दोबारा 117 के आसपास सवाल पूछ लीजिएगा। तो आपको थोड़ा आईपीओ बेस बनने दीजिए, उसके बाद ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। अब वो कब बनेगा ये अभी तय करना थोड़ा मुश्किल है। टाटा केमिकल बाय कर सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए? ये मानस महापात्रा साहब का सवाल है। देखिए टाटा केमिकल फिर अपना 918 का सपोर्ट जोन प्रोटेक्ट कर लिया है, बट 10-20 डे मूविंग एवरेज सर पे खड़े हैं। तो हो सकता है 5-7-8 दिन 9 दिन और ले ले, बट लगभग ये पिछले जून से पकड़ लीजिए, बार बार 918 आता है, ऊपर 990 जाता है। तो रेंज का लोअर एंड से प्रोटेक्ट हुआ है। होने के लिए आपके पास यहाँ से 15 रुपए है, 895 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। गया तो 15, आया तो सीधा 100 रुपए। तो रिस्क लेने जैसी है कि 15 के सामने 100 रुपए 1:6 1:7 का ट्रेड है, तो ट्रेड करने जैसा है। तो आपको एक राय टाटा केमिकल के लिए दी गई है। एक सवाल और आया है बलदेव जी का। इन्वायरो इंफ्रा इन्होंने 306 शेयर ले रखे हैं 254 रुपए के दाम पे, और जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे एक नए निवेश की बात कर रहे हैं। जीएनजी का तो आईपीओ भी बहुत पुराना नहीं है, और इन्वायरो का भी आईपीओ वैसे बहुत पुराना नहीं है। क्या करना चाहिए दोनों में? तो जीएनजी में तो ब्रेकआउट फेलियर है 378 पे। तो आईपीओ का जो लो है 308 रुपए, सॉरी 300 रुपए आईपीओ का लो है, ये आराम से टेस्ट कर सकता है। तो जीएनजी तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और दूसरा काउंटर EIEL जो इनने पूछा, एनवायरो इंफ्रा, जब तक 240 243 की जोन प्रोटेक्टेड है, आप मान के चल सकते हैं कि 274 और 306 के टारगेट मिल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया फैसल हसन साहब का। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास सीपीएससी ईटीएफ है, इसमें से बेचकर क्या जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में स्विच कर जाएं? तुरंत कर लेना चाहिए, नो ब्रेनर, तुरंत इमीडिएटली। ओके। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे 308 रुपए के दाम पे खरीदारी है, यहां क्या करना चाहिए?
क्रॉम्पटन ग्रीव्स, द क्रॉम्पटन ग्रीव्स तो एक्सट्रीमली वीक लग रहा है, नीचे में 259, 258, 259 तक आ सकता है। एक सवाल रौनक जी का आया है, वो पूछ रहे हैं कि कोई स्मॉल या मीडियम लिकर कंपनी पसंद आ रही है क्या आपको? मतलब हाथ के इशारे पे मत जाएगा, स्मॉल कैप मिड कैप की बात कर रहा था मैं। सर पसंद तो है, लेकिन HDBL 115 के आसपास सपोर्ट लेगा तो ही पसंद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और फिलहाल मेरी नजर केवल यूनाइटेड स्पिरिट पे है। यूनाइटेड स्पिरिट के चार्ट पैटर्न, स्ट्रक्चर, सारी चीजें अच्छी हैं, बस ब्रेकआउट चाहिए। 1364 के ऊपर मिल जाता है तो 1498 तक का प्ले कर लेंगे। तो फिलहाल बहुत सारी अंडर डेवलपमेंट है, बट सबसे अच्छा डेवलपमेंट यूनाइटेड स्पिरिट में है, तो मैं अभी उसी के साथ रहूंगा। कौन से ब्रांड पे नजर है, आई मीन कौन से वाले पैटर्न पे नजर है यूनाइटेड स्पिरिट्स में? रेक्टेंगल पैटर्न है। अच्छा अच्छा, चलो खैर, दिवाली भी आ रही है जैन साहब, शायद डिमांड भी गोइंग फॉरवर्ड बढ़ते हुए दिखाई पड़े, वैसे भी सही दाम के आसपास है, नंबर पे भी नजर रखनी होगी ऑब्वियसली। एक सवाल नितेश कुमार सिंह साहब का आया है, उनके पास देवांगरी शुगर का शेयर है 4 रुपए के दाम पे। अब वो पूछे कहाँ एवरेज करना चाहिए, कैसे देख रहे हो इसका चार्ट अभी? एवरेज तो मतलब माइक्रो कैप काउंटर्स में एवरेजिंग नहीं की जाती है। 362 के स्टॉप लॉस के नीचे कल वीक लॉन्ग एलिमिनेट हुए हैं, आज भी उसी के आसपास घूम रहा है। 360 के नीचे क्लोज करता है तो आपको एग्जिट करना है, नहीं तो ये वापस से स्टॉक ऊपर में 433 और वो निकलता है तो फिर 6 रुपए 33 पैसे तक के टारगेट मिल सकते हैं, बट 360 के नीचे क्लोजिंग पे खराब हो जाएगा। ओके, ये संदीप सरोहा साहब पूछ रहे हैं कि हिंडाल्को में क्या करें, 590 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, अब ये पूछ रहे हैं कि क्या 590 वापस आएगा क्या? हिंडाल्को 590 तो मुश्किल है सर। हिंडाल्को बहुत बहुत, अगर सब कुछ मार्केट पूरा एकदम डूम होने लगा और करेक्शन बहुत ज्यादा कुछ आ गया तो 709 फार एंड, इससे नीचे मैं देख ही नहीं रहा हूँ। बाकी यहाँ पे टाइट रेंज में कंसोलिडेशन है, हम थोड़ा थोड़ा माल छोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं, बट टाइट रेंज में कंसोलिडेशन है, मेरे को अभी भी 1000 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ओके, एक सवाल आया है शंकर सिंह साहब का, ये हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं, पहले तो आपको ये अपना रिगार्ड दे रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। दूसरा, इनके पास रैलिस के शेयर हैं 335 रुपए के दाम पर, और JBM ऑटो है 700 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इन दोनों में? दोनों में 12% का लॉस है, एवरेज करें क्या? सर एक JBM ऑटो बताया, दूसरा कौन सा बताया? रैलिस इंडिया। रैलिस, रैलिस तो टाटा ग्रुप वाली हो गई। रैलिस फिलहाल देखिए ब्रेकआउट फेल किया है 385 पे, लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है, जिसका पहला टारगेट 287 है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 287 टूटा तो 272, बट 287 272 मेजर सपोर्ट जोन है, तो उस जोन में आने पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, शायद एवरेज की सलाह देंगे। JBM ऑटो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 790 अगर निकलता है, जो कि उम्मीद है कि निकलेगा, तब सवाल पूछिएगा। स्ट्रेंथ पे बाय करेंगे, वीकनेस पे बाय नहीं करेंगे। ओके, तो स्ट्रेंथ पे बाय करेंगे, वीकनेस पे आप बाय मत करिएगा। अदीब अहमद साहब ने सवाल पूछा है कि टाटा मोटर्स में क्या करें। ऑब्वियसली सवाल तो आता ही है रोज, तो आज कैसे देख रहे हो आप टाटा मोटर को? खराब है सर, एग्जैक्टली वही जो अभी तक व्यू था कि 655 का सपोर्ट है, टेस्ट होगा 735 पे, इसलिए मैंने बार बार बोला था कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नीचे में मिलेगा तो ठीक, ब्रेकआउट ले लेगा तो ठीक, दोनों केस में एंटर कर लेंगे। इट इज ऑलवेज इजियर टू री एंटर देन टू होल्ड अ लूजिंग पोजीशन। तो अब घबराहट और बढ़ने लगेगी, अगर 655 तोड़ दिया 608 आ सकता है, बट अब कल से दो अलग अलग कंपनी, अलग अलग चार्ट, अब फिर डेटा रहेगा नहीं रहेगा, या एडजस्टेड डेटा करेंगे, क्या करेंगे ये कल पता चलेगा। तो अब टाटा मोटर्स का जो डेटा भी बहुत कम हो जाएगा अपने पास, तो अब और डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी लोग टाटा मोटर खरीदना चाहते हैं स्पिन ऑफ के लिए, यानी कि डीमर्जर जो हो रहा है उसके लिए, उसकी आखिरी तारीख आज है। सो जरा आप ध्यान से करिए, कल ये एक्स होके आपको दिखाई पड़ेगा, एक्स डीमर्जर, तो इसलिए टाटा मोटर्स पे इस लिहाज से भी नजर रखिएगा। एक सवाल आया है राहुल भाई का, ये पूछ रहे हैं कि ट्रू ग्रीन बायो एनर्जी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? सुना आपने इसका नाम? ट्रू ग्रीन एनर्जी जी, ट्रू ग्रीन बायो एनर्जी लिमिटेड, BSE ओनली लिस्टेड स्टॉक। जी सर पहली तो वॉल्यूम ही नहीं है, 11,000 का कुल एवरेज वॉल्यूम है, 3,000 शेयर का वॉल्यूम हुआ है, तो लेना बेचना दोनों मुश्किल है।
हालांकि पीछे से ठीक ठाक बाइंग जरूर हुई है, बट आई वुड अवॉइड, मतलब बहुत छोटा काउंटर है। मेन चीज है वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब मार्केट कैप तो अपनी जगह ठीक है, कई बार तुम 150 करोड़ की भी कंपनी बाई कर लेते हैं, कई बार 1.5 लाख करोड़ की भी मना कर देते हैं, तो मार्केट कैप अपनी जगह ठीक है, बट अगर ले ही नहीं पाएंगे और बेच ही नहीं पाएंगे तो मतलब क्या गिरा। कुल 11,000 शेयर का तो एवरेज वॉल्यूम है। IRCTC जरीना जी का एक सवाल आया है, 1025 के दाम पे लिया हुआ है, 1 साल से होल्ड कर रही हैं। इनफैक्ट जरीना जी तो फिर भी बहुत लकी हैं कि 1 साल से ही होल्ड कर रही हैं। इसमें बहुत निवेशक तो ऐसे कई सालों से होल्ड कर रहे हैं, क्या करें? तो स्टॉक का नाम बताइए। IRCTC। IRCTC मोनोपोली होने के बाद भी स्टॉक चल नहीं पा रहा है। रेंज का लोअर एंड 706 है, अपर एंड 820 है। मेरे ख्याल से 706 प्रोटेक्ट होगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम राइट अप वॉल्यूम हो चुका है। किसी भी दिन 750 736 निकलता है तो फिर 820 तक आ सकता है। जैन साहब जरा एक बार BLS इंटरनेशनल को देखना, आज बहुचर्चित है ये शेयर, ये क्योंकि गिरावट आई है, गैप डाउन हुआ है इनका एक प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के बाद। हालांकि लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी भी आई है स्टॉक में। इंपैक्ट तो 8-10% का ही होना था, शेयर 12% नीचे है, क्या किया जाए? सर बाउंस बैक कर सकता है, बाउंस बैक में गैप फिल करने के लिए 318 320 तक जा सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक हो गया है, तो 262 रुपए आते हुए ज्यादा दिख रहा है। बाउंस बैक कर जाए अलग बात है, बट इवेंचुअली 262 आ जाएगा। ओके। राकेश बिस्वाल साहब का एक सवाल आया है, इनके पास ड्रीम फोक्स के शेयर हैं, 150 शेयर हैं, 110 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अब सर्किट गोज अप है, क्या किया जाए? पूरा सर्किट में नीचे आया, बेस बनाया, सर्किट में ऊपर जा रहा है। स्टॉक में अगर ऊपर से देखूं तो लगभग 88% ड्रॉप हो चुका है, तो डेड कैट बाउंस है। आई वुड नॉट लाइक टू प्ले, बट मैंने डेड कैट बाउंस अभी मार्क्सन्स फार्मा में 2 दिन पहले आप लोगों को रिकमेंड किया था, 8-10% चला है, उसी टाइप का पैटर्न है, बट इसके थोड़ी सी न्यूज वगैरह खराब आ रही हैं, तो मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूं। बट अगर आपको करना है, आज का लो है 129 रुपए मेरे को जो दिख रहा है, आज मंडे 13 अक्टूबर, आज का लो 129 रुपए का लो दिख रहा है। अगर 129 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो मे बी ऑन द बाउंस बैक आपको 201 रुपए मिल सकता है, मगर ये वो रिस्क है जो मैं नहीं लेता, मैं तो बिल्कुल नहीं लेता। ओके। सेनको गोल्ड पे दिव्यांश मित्तल साहब का एक सवाल आया है, क्या करना चाहिए? सेनको गोल्ड 321 रुपए के नीचे चल रहा है सर। अगर ये 321 के नीचे क्लोजिंग कर देता है तो फिर वीक हो जाएगा 299 तक, और 299 के नीचे क्लोजिंग किया फिर ये मुंह के बल गिर जाएगा 230 रुपए तक। विनय दलाल साहब पूछ रहे हैं कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर फैक्ट 1000 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, और साथ साथ जैन इरिगेशन भी है, 58 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करें इन दोनों में? तब फैक्ट में तो 989 नहीं चल पाया, 989 के पास काफी घूमा लेकिन इवेंचुअली नहीं चला। लॉन्ग लिक्विडेशन में कैंडल की लो तक आना था 873, वहां पे आ चुका है। 873 का सपोर्ट है, 860 आप पकड़ लीजिए, 860 टूटे तो फिर एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं तो इसी को स्वीप करके ये ऊपर चलेगा, तो एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए। ओके। जैन इरिगेशन दूसरा स्टॉक था। जैन इरिगेशन में प्रोबेबली एक बाउंस बैक 58 तक आ सकता है, इसको भी होल्ड करना चाहिए। वीकली चार्ट पे डेवलप हो रहा है, थोड़ा समय ले सकता है। ओके। एक सवाल आया है एमटार को लेके सौरभ गोयल साहब का, 1373 रुपए के दाम पे उन्होंने एमटार ले रखा है, और पेटीएम लिखा है 893 रुपए के दाम पे। पूछ रहे हैं कि क्या दोनों में प्रॉफिट बुक कर लें क्या? एमटार तो 1200 सॉरी पेटीएम तो 1271 से प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वो आ चुकी है, और वापस पेटीएम 1271 के आसपास आके घूम रहा है। तो नेक्स्ट लेग में इसका पूरा आपको याद होगा तो आईपीओ बेस हमने डिस्कस किया था कि 69 से 1000 जाएगा, 1000 से करेक्ट करेगा, फिर जब 1000 का ब्रेकआउट देगा तो 1271 जाएगा, 1271 से करेक्ट करेगा, फिर जब 1271 का ब्रेकआउट देगा तो ऑल टाइम हाई जाएगा। जैसा जैसा हम प्रिडिक्ट करते जा रहे थे वैसा वैसा स्टॉक चल रहा है। 1271 से करेक्शन आया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 1271 1300 के ऊपर जाके क्लोज करता है तो फिर ऑल टाइम हाई के टारगेट खुल जाएंगे, एंड आई एम 90% श्योर कि ये स्टॉक 1271 का ब्रेकआउट देके लगभग ऑल टाइम हाई जाएगा। 669 से हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, मेजॉरिटी के पास अभी भी पूरा माल रखा हुआ है। दूसरा स्टॉक इनका एमटार टेक्नोलॉजी एक बार के लिए 2075 तक आ सकता है, 2075 निकला
तो फिर नई तेजी बनेगी, तब देखेंगे क्या करना है। ओके, इसके अलावा एक सवाल आया हुआ है आईटीसी होटल को लेकर जय शिव साहब का, और ये जय शिव साहब का पहला सवाल नहीं, पहले भी कई बार आईटीसी होटल ही पूछ चुके हैं। क्या करना चाहिए इनके पास है 188 रुपए के दाम पे? सर ये भी बार बार पूछ चुके हैं, मैं भी बार बार वही चीज रिपीट करता हूँ, 222 रुपए टूटा है, 192 रुपए आ रहा है। इनफैक्ट अनवर शेख साहब के पास भी आईटीसी होटल है 222 रुपए के दाम पे, वो क्या करें? सेम सर, अभी तो 192 आते हुए दिख रहा है। चलिए, तो शेख साहब आपके लिए भी यही राय है, और बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए भी। इसके अलावा एक सवाल आया है गगन अग्रवाल साहब का। इन्होंने जेम एरोमेटिक्स ले रखा है 325 रुपए के दाम पे, अब 30% नीचे है। ये दोनों ही आईपीओ इन्होंने लिए हैं, बीएमडब्ल्यू वेंचर और जेम एरोमेटिक्स। अब इन्हें क्या करना चाहिए? बीएमडब्ल्यू वेंचर और जेम एरोमेटिक, सर दोनों ही डाउन ट्रेंडिंग में, बीएमडब्ल्यू वो जेम एरोमेटिक तो डाउन ट्रेंडिंग लग रहा है। इसमें अगर धीरे धीरे करके 190 आ जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। बीएमडब्ल्यू वेंचर बाउंस बैक दे रहा है, क्योंकि लोअर सर्किट मारते हुए नीचे आया था, तो एक दो अपर सर्किट मारते हुए गैप फिल करने के लिए 70-72 तक जा सकता है। तो 70-72 में बीएमडब्ल्यू पे दोबारा सवाल पूछ लें। ओके, एक सवाल आया हुआ है हकीम शेख साहब का। पिरामल फार्मा पर 235 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है 1000 शेयरों की, यहां क्या करें? एवरेज एसआईपी जो चाहें वो कर लें, बट समय दीजिए स्टॉक को, धीरे धीरे करके 400 रुपए चला जाएगा। ओके, तो धीरे धीरे 400 रुपए तक ये आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, उसको आप वैसे देख इसको सकते हैं। में जल्दी बुला भाई, बैंक निफ्टी सौदे काटने। क्या हो गया जैन साहब, किसका सौदा कटवा रहे हो? अरे यार लैपटॉप लेके आरएमएस में चले गए, हमको सौदा काटना है। चलो कोई बात नहीं सर, आ ही जाएगा। एक और चीज जैन साहब, ये थॉमस कुक पे फराज जुबैरी साहब पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए? स्लो एंड स्टडी बेहतरीन आप चला है, सुबह से जो नहीं हो रहा था वो अब जाके होना स्टार्ट हुआ है। दोपहर को प्रॉपरली 12 बजे की कैंडल 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो प्रॉपर स्वीप है 152.75 के लो का। 10-20 मूविंग एवरेज के अंदर आया है, 162 के ऊपर टिका तो 177 रुपए, और 180 के ऊपर जैसे ही क्लोज करा, वापस से अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड करना स्टार्ट करूंगा 224.50 तक के लिए। मैं जो स्वीप देखना चाह रहा था सुबह सुबह, वो आया 12 बजे, तो मोस्ट लाइकली डे एंड के कैंडल पे मेरी स्कैन लिस्ट में आ जाता, बट ये जा रहा है 177 और 224। 150 तोड़ता है क्लोजिंग बेसिस पे तो एग्जिट करना है, नहीं तो शांति से होल्ड कीजिए, 177 224 दोनों मिल जाएगा। ओके, एक सवाल आया हुआ है रॉबी सिंह साहब का। अदानी एनर्जी सोल्यूशन 950 कब तक आ सकता है? 100 शेयर है 946 रुपए के दाम पे, और जेएसडब्ल्यू में एवरेज करना है, अदानी एनर्जी को बेच कर करें? दोनों मतलब हीरा मोती वाले काउंटर हैं कि दोनों में से आप कुछ भी रखे रहिए, दोनों पैसा कमा के देंगे। बट फिलहाल के लिए मेरे को लग रहा है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा मूव दे सकता है। 1100 पहला टारगेट रहेगा, 1064 पहला टारगेट रहेगा, वो निकलता है तो 1348 भी जा सकता है। तो आउट ऑफ द टू फर्स्ट मूवर मेरे ख्याल से अदानी एनर्जी सॉल्यूशन रहेगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी एक मूव ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की कंप्लीट किया है, तो एक वापस बेस बनाएगा, उसके बाद ऑल टाइम हाई तोड़ेगा तो फिर वो 600 रुपए तक जाएगा। ओके, कुछ और सवालों में एक सवाल आया हुआ है एफकॉन्स को लेकर। पूछ रहे हैं कि इसमें क्या व्यू रख रहे हो आप? एफकॉन्स में कल ब्रेकआउट फेल हुआ है 474 पे, लेकिन आज फॉलो थ्रू सेलिंग बनी नहीं है, तो मैं इसको एक हफ्ते का समय दूंगा। अगर एक हफ्ते में ये स्टॉक ब्रेकडाउन नहीं देता है, इसी तरह होल्ड किया रहता है, तो फिर नेक्स्ट वीक में वापस से 474 का ब्रेकआउट अटेम्प्ट करेगा। और ये चीज हमेशा याद रखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होने के बाद अगर सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट आ रहा है, तब तो सोचना ही नहीं है, घुस जाना है तुरंत। और अगर सेकंड अटेम्प्ट फेल करके थर्ड अटेम्प्ट ले रहा है, तब तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है, जैसे ही वो 10-5 पैसा ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जाए और तुरंत घुस जाना है। तो आपको एक राय यहां पर दी गई है एफकॉन्स के संदर्भ में भी। कुछ और सवालों में एक सवाल आया हुआ है हमारे पास साईं प्रवीण साहब का। नेट वेब इन्होंने 1557 रुपए पे लिया हुआ है, यहां पे क्या करना चाहिए? तो नेट वेब में अब हो गया काम, इसको एक बार या तो आप स्टॉप लॉस ले लीजिए 3800 का, या एक बार निकल जाइए। अगर प्रॉफिट बुकिंग गहराई तो 3083 तक नीचे आ सकता है। एक 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी नीचे है 3650 पे, तो
वो भी इतना 300 पॉइंट भी झेलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बेटर है कि एक बार निकल जाइए। ओके। और ताबिश महमूद साहब पूछ रहे हैं क्या ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को सेल करने का समय आ गया है? बिल्कुल, एक बार निकल के और मेटल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ओके। तो ये सब वो स्टॉक, खबरें, ट्रिगर जिन पर हम बातचीत कर रहे थे। आज बजिंग तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, वाह के आईपीओ जरूर होगा। तो जरा वाह के आईपीओ का सिंग चलाइए। वाह क्या आईपीओ है। जैन साहब, जरा दो चार आईपीओ पे पहले बात करना जरूरी है। एक तो है टाटा कैपिटल, आज की लिस्टिंग हुई है और जो अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फ्लैट साइड पे ही लिस्टिंग होगी, वैसे ही लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी है। 330 रुपए के दाम पर लिस्टिंग है और करीब 1-1.5% के आसपास के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। 320 पर लिस्ट होने के बाद अभी भी स्टॉक करीब करीब 331 घूम रहा है, यानी कि लिस्टिंग से भी रफली 11 रुपए ऊपर। क्या करना चाहिए इसमें? सर इसमें मतलब आई वुड बी मतलब आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि टाटा जनरली टेबल पे पैसा छोड़ता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और इसमें नहीं छोड़ा। तो मे बी इट इज पोस्ट रतन टाटा एरा, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर या एम्प्लॉय से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अब मायने रखने लगी हो। बट दैट बीइंग सेड, मेरे को उम्मीद थी कि कुछ तो देगा लिस्टिंग पे। अब 326 के नीचे अगर जाता है तो एक बार एग्जिट कर लेना, नहीं तो एक दो दिन लगा के अगर चलता है काउंटर तो कुछ पैसा दे देगा। बट 326 का आज का लो है, वो नहीं टूटना चाहिए। ओके। अब दूसरी तरफ इसी का नाम आता है एलजी का। कल अलॉटमेंट भी हो गया और कल लिस्टिंग भी है इसकी। सो अब एलजी के शेयर होल्डर्स क्या उम्मीद लगा के चले टाटा के आईपीओ के बाद? एलजी में तो ठीक ठाक ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, लेकिन ग्लोटिस में भी दिख रहा था और नेगेटिव लिस्टिंग हुई थी। तो मैं मान तो नहीं रहा हूँ कि एलजी में ऐसा कुछ होगा, बट वो 4800 करोड़ 4600 करोड़ वाला जो टैक्स इशू है, अब वो कितना इस पे हावी होता है ये डिपेंड करता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ठीक ठाक लिस्टिंग होनी चाहिए, और ठीक ठाक लिस्टिंग होती है तो एक बार निकल भी देना चाहिए उसमें से। तो अगर टाटा कैपिटल वर्सेस एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स देखा जाए तो आप किस पक्ष में हो? मैं तो एनी टाटा कैपिटल के पक्ष में हूँ सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, सब चीज अच्छा है, लेकिन आईपीओ बेस बनने के बाद ही स्टॉक चलता है। तो इसमें भी मैं वेट करूंगा आईपीओ बेस बनने का। इतना ओवर ऑप्टिमिज्म के साथ लोग शुरू में बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे चढ़ गए, तब भी मैं बोला था कि थोड़ा सा आईपीओ बेस बनने का वेट कर लीजिए। अब देखिए आप फ्रस्ट्रेशन में बैठे हैं, इसमें भी वही चीज है, आईपीओ बेस बनने के बाद मैं बाइंग करना स्टार्ट करूंगा। एक और जो अब आईपीओ, बाकी 2-3 आईपीओ, जरा उनके ऊपर भी चर्चा कर ली जाए। कौन कौन से आईपीओ हैं? अब एक दूसरा आईपीओ जो आज खुला है, मतलब 2-3 आईपीओ जो खुले हुए हैं उनमें 2 आईपीओ तो आज ही बंद हो रहे हैं। रूबिकॉन रिसर्च, ये फार्मा रिलेटेड आईपीओ है, 15 गुना थोड़ी देर पहले तक सब्सक्राइब हो चुका है। 9 से 13 अक्टूबर तक आईपीओ खुला रहेगा और 1377 करोड़ रुपए का ये टोटल आईपीओ है। 461 से 485 रुपए इसका प्राइस बैंड है और मोर और लेस यहाँ पर फ्रेश इशू किया गया 500 करोड़ रुपए का और 877 करोड़ रुपए का ओएफएस है। सो रूबिकॉन रिसर्च को आप कैसे देख रहे हो? देखिए 10% की रिस्क है। अगर बहुत कुछ खराब हुआ, क्योंकि ओएफएस बड़ा हिस्सा है, बहुत कुछ खराब हुआ तो थोड़ा बहुत नीचे लिस्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो 15,000 के 14,000 14,500 के आईपीओ साइज पे अगर 10% की भी रिस्क पकड़े हैं तो मान के चलिए कि 1400-1500 रुपए की रिस्क है। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो कम से कम ये रिस्क 1500 रुपए की आपको लेनी चाहिए। तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। कैनरा रोबेको एएमसी का आईपीओ तीसरा दिन करीब करीब 0.85 टाइम्स, यानी मोर लेस 85% सब्सक्राइब हो चुका है। ये आज आखिरी दिन है। 1326 करोड़ रुपए का टोटल आईपीओ है, जिसमें 1326 करोड़ पूरा का पूरा ओएफएस है। 15,000 रुपए की एप्लीकेशन है, 253 रुपए से 266 रुपए इसका प्राइस बैंड है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सर ये अगेन उस दिन मैनेजमेंट भी जब साथ में थी तब भी हमने डिस्कस किया था कि 100% ओएफएस है। तो लास्ट टाइम स्टार हेल्थ के साथ भी यही हुआ था कि जहां पे आईपीओ आया था वहां से नीचे नीचे और नीचे ही जाता गया काउंटर। तो मैं इसको अवॉइड की सलाह दूंगा। तो अभी भी वही है, मैं मेरी तरफ से पर्सनली मैं बिल्कुल भी नहीं इसको अप्लाई की सलाह दूंगा। नहीं तो जैन साहब, ये एएमसी का आईपीओ है, ये इंश्योरेंस वाला नहीं है। मेरे को 100% आईपीओ से थोड़ी सी दिक्कत होती है सर, बट अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वहां भी 0 है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो कोई वजह नहीं समझ में आ रही कि करना चाहिए। बट अगर
एक बार किस्मत, देखिए मेरा हमेशा मानना है 15,000 का एप्लीकेशन है, आपका कुछ बहुत बिगड़ नहीं जाएगा 10-12-15% के लॉस में, 1500-1700 से ज्यादा का लॉस होगा नहीं। अगर सब कुछ ठीक ठाक बैठ गया और 15-20% मिल गया तो 5-7-8 दिन में 15% मिलना आपको 2 साल की एफडी के बराबर का पैसा है। तो ये छोटी छोटी रिस्क है जिनको अगर आप लेते रहते हैं तो एक एक्यूमुलेटेड साइज में बड़ी प्रॉफिट निकल सकती है। तो उस हिसाब से अगर उस मानसिकता से आप चल रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए। बट अगर प्रॉपर चेकलिस्ट के हिसाब से चलेंगे तो पहले ही 100% ओएफएस है तो पहले ही पे वो हट जाएगा। तो अगेन वही चीज है कि एक लॉट अप्लाई करने में कुछ खास बिगड़ना नहीं है, कर देना चाहिए। केनरा एचएसबीसी लाइफ, इसकी मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी थी और 15% ये सब्सक्राइब हुआ है अब तक। आज दूसरा दिन है। 100 से 106 रुपए इसका प्राइस बैंड है। 2517 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है जिसमें ओएफएस है 2517 करोड़ रुपए के आसपास का। क्या करना चाहिए इसमें जैन साहब? इनका भी अगेन सर ओएफएस है पूरा, तो आई वुड अवॉइड। बट फिर वही है ना, 15,000 में क्या बिगड़ेगा, 1,000-1,500 रुपए। तो एक बार अप्लाई कर लीजिए, मे बी लिस्टिंग में ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। तब तक मार्केट का भी अगर सेंटीमेंट सुधर गया तो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड में लिस्टिंग हो ही जाएगी। ओके, चलिए, तो ये तीन आईपीओ जो कि आज खुले हुए या फिर जिनका आज 2 का लास्ट डे है, 1 का दूसरा दिन है, और साथ साथ टाटा कैपिटल, एलजी, ये आईपीओस थे। तो वहां के आईपीओ को ही समेटते हैं और रुक करते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। वाह, क्या आईपीओ है। तो 1-2 सवाल और लेते हैं। एक सम्मान कैपिटल पे सजीत कुमार साहब का सवाल आया है। इनको कहीं से 280 रुपए का टारगेट आया था, अब क्या करना चाहिए इसमें? कैपिटल को सम्मान मिलना चालू होगा 165 रुपए के ऊपर 206 तक के लिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। 140 में भी हमने बाई दिया था, 164 पे बुक कर लिया है, 163 के आसपास दोबारा बाई दिया है, 206 हमको जाते हुए दिख रहा है। ओके, एक सवाल आया हुआ है आरएस इंफ्रा पे 160 रुपए के दाम पे खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए? सर अपने बात करते करते एचबीएल इंजीनियरिंग 927 हो गया, 926-70 आरएस इंफ्रा। इस स्टॉक में भी सर एफआईआई की होल्डिंग बढ़िया है और एग्जैक्टली जो थॉमस कुक ने आज कर रहा है, इसने 1 अक्टूबर को किया था। 153 का लो स्वीप करके ऊपर आया 164 तक, 179 तक आराम से निकल जाएगा। 179 निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई 208.50 तक जाएगा। ओके, और लास्टली एक सवाल आया है विनय कुमार साहब का, ये पूछ रही कोई 3 शेयर बताइए जो कि एसआईपी के तौर पे देखे जा सकते हो 1 साल के लिए। 1 साल के लिए एसआईपी तो बेटर है कि आप कोई म्यूचुअल फंड में कर लें, या अगर चाहिए ये स्टॉक तो फिर आपका होना चाहिए एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, एक पीपीएल फार्मा, एक एसीसी, शायद एशियन पेंट अगर आप चौथा जोड़ सकें तो एशियन पेंट। रिलायंस में चाहें तो रिलायंस में कर लें। सेक्टोरियली अगर आपको करना है तो मेटल स्टॉक्स में कर सकते हैं, इसमें वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को आता है। तो एक नहीं कई नाम आपको बता दिए हैं, इनमें से कोई भी नाम आप उठा लीजिए और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना लीजिए, खास तौर से कैसे आपको निवेश करना है एसआईपी के तौर पे। चलो, जैन साहब के जाने का समय भी हो रहा है, तो जाने से पहले उनकी इंडिविजुअल कॉल भी देख लेते हैं चुन चुन के। मैं जैन साहब, क्या चुना आज आपने? सर अभी तो फिलहाल ब्रेकआउट किसी स्टॉक में मेरे को क्यूपिड में दिख रहा है। क्यूपिड आप बाई करके चल सकते हैं, छोटा से ट्रेड रखिएगा। क्यूपिड 250 रुपए चल रहा है, आज का लो है 242, तो 240 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 275 का टारगेट ले लीजिए। बहुत छोटी सी क्वांटिटी रखना है, बड़ी क्वांटिटी में नहीं ट्रेड करना है। ओके, तो 275 के टारगेट के लिए, 240 के स्टॉप लॉस के लिए क्यूपिड लिमिटेड को आप देख सकते हैं। क्यूपिड 1 साल का चार्ट लाइए डॉक्टर साहब, क्योंकि यहाँ सिचुएशन 1 साल से ही बदल गई है। नई मैनेजमेंट का आना और चीज़ों का बदलना ये आपके सामने है। क्या ज़बरदस्त तेजी आई है इसमें। खैर, अभी के लिए लेकिन 240 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस और 275 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। जैन साहब कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? सर अगेन अदानी ग्रीन, टाटा टेक और हाईटेक पाइप 3 मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। बाकी कोई स्टॉक मेरे पास नहीं है, लेकिन जितने स्टॉक हमने जैसे एचबीएल इंजीनियरिंग, क्यूपिड, ये सब डिस्कस किए हैं, क्लाइंट्स के पास जरूर लॉन्ग हो सकते हैं। ओके, तो आपके लिए राय रखी गई है, आप उसके हिसाब से रणनीति बनाइए। लेकिन जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आगे आपसे मुलाकात करेंगे बुधवार को अगेन, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।